नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम पिछले वीडियो में जो पढ़ा उसी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पेज नंबर 54 पे जो पहला प्रश्न था वो है सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। दूसरा पूछा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा N2O तथा MgO का निर्माण कैसे होता है ये दर्शाना है, और इन यौगिकों में से आयन उपस्थित है वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। जब 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार का होगा। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, ये 10 हो गए। 2 और कम पड़ रहे हैं, 1 और कम पड़ रहा है, ये हो गए 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, ठीक है। और इसकी परमाणु संरचना इस प्रकार होगी, देखिए ध्यान से। ये रहा सोडियम। इस सोडियम के पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कक्षक हमने ये बना दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 और ये 2। दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहा दूसरा कक्षक। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीसरा कक्षक ये रहा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो इसकी परमाणु संरचना हो गई। लेकिन इसको यदि इसके प्रतीक के रूप में लिखा जाएगा तो उसको लिखेंगे Na का मतलब तो हो गया सोडियम, ठीक है। Na सोडियम हो गया, और ये इसका हो गया 1 इलेक्ट्रॉन जो कि इसके संयोजकता कोष में बचा हुआ है। तो ये इसे कहा जाता है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। चलिए दूसरा जो है वो देखिए ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो ऑक्सीजन के लिए देखिए क्या ऑक्सीजन नंबर आता है 8 नंबर पे। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 6, यानी पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरे कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कक्षक। दूसरे कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। तो बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसकी संयोजकता भी 6 होगी। ये हो गई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर आती है मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मैग्नीशियम जो है वो 12 नंबर पर आता है, Mg10, सॉरी 12 नंबर पर आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8, यानी 10 तो ये हो गए, और ये 2 12। ये रहे इसका केंद्र, ये रहे पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट कक्षक में 2 1 और 2। इसका जो हम बनाएंगे प्रतीक के रूप में तो M, और ये हो गया G, और ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और इसे कहा जाता है परमाणु संरचना, ठीक है। आप एग्जाम में ये बना देते हैं तो आपका सही है, ठीक है। ये परमाणु संरचना है इसकी। चलिए आगे बात करते हैं। अब प्रश्न पूछा था कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर N2O कैसे बना और MgO कैसे बना, ये बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, ठीक है, इसका भी 281, और यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 26। अब आपको मैंने बताया था अष्टक नियम क्या कहता है। अष्टक नियम में ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा, इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये दोनों मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे, ठीक है। अब ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 ऑक्सीजन को दे देंगे, तो जब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, यानी Na+, ये भी हो जाएगा Na+। और जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर -2 लग जाएगा, ठीक है। 2 -2 एक ही बात है। अब जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, अब इन दोनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल लगेगा, और प्रबल आकर्षण बल के कारण ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और ये NO गलत लिखा हुआ है, N2O बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनता है N2O। अब मैं आपको बताता हूँ कि MgO कैसे बनता है। देखिए MgO किस प्रकार बनेगा। MgO में सेम प्रोसीजर है, अपना तरीका वही है। देखिए यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, यानी बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर ऑक्सीजन है तो इसका 2 6 होता है। ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और ये त्यागना चाहता है, तो ये इसको त्याग देगा ऑक्सीजन को। इसके कारण Mg पर प्लस आ जाएगा, ये आ गया प्लस, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे इसलिए Mg2+ हो गया, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसलिए यहाँ पर O2- लग गया। अब इन दोनों के मध्य लगेगा प्रबल आकर्षण बल, और प्रबल आकर्षण बल लगने के कारण यहाँ बन जाएगा MgO। तो MgO एक आयनिक बंध होता है। बंध और भी प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक बंध, जो कि अपने कोर्स में नहीं है। चलिए लौटते हैं थर्ड इसका, कि इन यौगिकों में आयन क्या क्या है। तो आप आयन बता सकते हो कि एक मैग्नीशियम आयन है, एक ऑक्साइड आयन है, और एक सोडियम आयन है। ये आयन उपस्थित हैं। तो ये प्रश्न आपको करना था, कर लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ये जो यौगिक बना है जैसे MgO, इसका गलनांक उच्च होता है। इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य है कि यदि इसको गर्म किया जाए, ठीक है, इसको गर्म किया जाए तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये पिघलता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इसके मध्य
मजबूत आयनिक आकर्षण बल तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनके मध्य जो आयनिक बंध होता है, ये जो आकर्षण बल, इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब तापमान बहुत ज़्यादा देना है, और तापमान बहुत ज़्यादा देना इसका मतलब इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न करना है आपको। अगला प्रश्न, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क, गेंग। खनिज किसे कहेंगे? भूपरपट्टी के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं को यौगिक को खनिज कहते हैं। भूपरपट्टी जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है, यहाँ पाए जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की अधिक सांद्रता होती है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और वो हितकारी हो या लाभकारी हो, तो उसे अयस्क कहते हैं। और गेंग किसे कहेंगे? पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों से उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, रेत आदि को क्या कहते हैं? गेंग कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषाएं कर लेना, छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं। अगला प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में होती है। तो मुक्त अवस्था में सोना और प्लेटिनम होती है। Au और Pt ये अयस्क के रूप में नहीं पाई जाती है। यदि आपको धरती में सोना मिलेगा तो सीधा सोना मिल जाएगा, आपको कोई अयस्क नहीं मिलेगा। प्लेटिनम मिलेगा तो सीधा प्लेटिनम का टुकड़ा आपको मिल जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा प्रश्न। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। अब इसमें 3 तरीके हो गए, एक तो अधिक क्रियाशील धातु को, एक मध्यम क्रियाशील धातु को, और एक बहुत कम क्रियाशील धातु। इन तीनों को ऑक्साइडों को धातु प्राप्त करने का अलग अलग तरीका है। सबसे पहले है बहुत कम क्रियाशील धातु। जब धातु बहुत कम क्रियाशील होता हो तो उसे गर्म करने पर उससे अपन शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए HgO है। ठीक है, इसका Hg अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो हमने यहाँ पर इसको बहुत ही मतलब कम क्रियाशील धातु होता है उसको अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट गर्म करके इसमें से शुद्ध पदार्थ को अलग कर लेते हैं। लेकिन यदि मध्यम क्रियाशील धातु है तो मध्यम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए उसका अपचय का प्रयोग करते हैं। जैसे जिंक है तो जिंक ऑक्साइड में कार्बन से अपचयन करवा दो तो Zn अलग हो जाएगा और ये CO अलग निकल जाएगा। तो ये मध्यम क्रियाशील वालों के लिए हमेशा अपचयन करवाना पड़ता है। ठीक है, और यदि अति क्रियाशील धातु है तो उसके लिए हमें विद्युत अपघटन परिष्करण विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये प्रश्न कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। तीनों के लिए अलग अलग विधि है जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब है अगला प्रश्न ये है कि जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। देखिए, जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक के साथ, कॉपर ऑक्साइड को जिंक के साथ, और इसको मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, और इसमें कॉपर कॉपर कॉपर। अब जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ करेंगे, क्या जिंक को विस्थापित कर देगा? नहीं, तो यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्या मैग्नीशियम जिंक को ऑक्साइड कर देगा? तो क्या करेगा कि नहीं करेगा, आप जानते हो। देखिए, किसके, ना, का, में, ऑल, जानवर, फंसे, फिर भी, है, क्यों, इनकी जरूरत पड़ेगी, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम जिंक के ऊपर आता है। क्या मैग्नीशियम जिंक के ऊपर आता है? ये रहा, देखो जिंक और मैग्नीशियम ऊपर है, इसका मतलब ये अभिक्रिया होगी, विस्थापित करेगा। और जिंक को क्या कॉपर विस्थापित कर सकता है? नहीं, क्योंकि कॉपर तो सबसे नीचे, इसमें ताकत थोड़ी है। ऊपर वाला नीचे वाले विस्थापित कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं। तो इनको मैं फटाफट आपको एक ही लाइन में समझा देता हूँ। देखिए, जिंक ऑक्साइड में जिंक विस्थापित नहीं कर सकता है, मैग्नीशियम कर देगा, कॉपर नहीं कर सकता है। मैग्नीशियम वाले में ये इसको भी नहीं करेगा, मैग्नीशियम भी इसको विस्थापित नहीं कर सकता है, और इसको कॉपर भी विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तीनों नीचे आते हैं और नीचे वाले ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकते। कॉपर ऑक्साइड में से जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक जो है अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से। मैग्नीशियम भी विस्थापित कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है कॉपर से। और ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न कर लेना आप। ठीक है, या फिर रहने दो, क्योंकि ये समझने की दृष्टि से रहने दो, ये प्रश्न मत करना आप, अपनी नोटबुक में मत करना, समझने के लिए काफ़ी है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? संक्षारण का मतलब जंग लगना। तो सोना और प्लेटिनम, इन पे जंग नहीं लगता। ठीक है, कर लीजिएगा प्रश्न। लास्ट प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है? तो दो या दो से अधिक धातु या धातुओं को एक समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, तांबा, जस्ता। जब पीतल बनाया जाता है तो सूत्र याद रखिएगा, पिताच। इसका मतलब पीतल जो बनाया जाता है तो वो तांबा प्लस जस्ता से बनाया जाता है, अर्थात कॉपर प्लस जिंक से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो चैप्टर नंबर 4 है उसका अध्ययन करेंगे। आप ये सारा काम व्यवस्थित अपनी नोटबुक में कीजिएगा, अच्छी हैंडराइटिंग में कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा। और वीडियो से संबंधित आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने भाई बहन जो 10th में पढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम देंगे, उनको आप शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।